नमस्कार, बाजार हो चले हैं बंद और मार्केट का पूरा एक्शन, पूरी समरी लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुरुआत करते हैं इस वक्त की मार्केट अपडेट के साथ। तो उठापटक का सेशन था, उसके बीच बाजार बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहा है। निफ्टी कई सेशंस की मेहनत मशक्कत के बाद आज 10,900 के ऊपर फाइनली टिकने में कामयाब रहा। सेंसेक्स की भी अगर बात करें तो 52 अंक इसने भी जोड़े और क्लोजिंग इसकी हरे निशान पर 36,375 के पास हुई है। निफ्टी बैंक 45 अंक इसने जोड़े, हरे निशान में यहां भी क्लोजिंग दिखी। एकमात्र अपवाद साबित हुआ मिड कैप, जिसमें 50 अंकों की कमजोरी दिखी। 17,600 के करीब हमने इसमें आज कमजोरी के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखी है। एक नजर डाल लेते हैं उन स्टॉक्स पर जिनमें सबसे ज्यादा एक्शन दिखा। निफ्टी में चढ़ने वाले निफ्टी के हीरोज कौन से साबित हुए हैं स्टॉक्स? बीपीसीएल, गेल 2 से 2.5% की मजबूती दिखी और 1.5% आज एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक भी चढ़ने में कामयाब रहे। कुछ तो स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी के फिसड्डी कौन से थे आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सन फार्मा की पिटाई 6% नीचे बंद हुआ है। इसके अलावा एसबीआई, जी एंटरटेनमेंट, येस बैंक में 2 से 3.5% तक की कमजोरी देखने को मिली। फेडरल बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। बैंक का मुनाफा 28% बढ़कर 334 करोड़ रुपए रहा है। वहीं ब्याज से कमाई में भी 13% का उछाल देखने को मिला। साथ ही बैंक के नए एनपी और स्लिपेजेस में भी कुछ कमी आई है। स्टॉक 3.25% नीचे बंद हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज ही तिमाही नतीजे पेश करेगी। कंपनी के रिटेल कारोबार से जोरदार नतीजों की उम्मीद है। रिटेल कारोबार से आय 98% बढ़ने का अनुमान है, जबकि एबिट मार्जिन में 206% का उछाल आ सकता है। जियो की भी तिमाही दर तिमाही आय में 11% वृद्धि की संभावना है और सब्सक्राइबर्स भी 12% बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन जियो के आरपू में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। रिलायंस की बात करें तो कंपनी का मुनाफा 2% बढ़ सकता है। जीआरएम में भी बढ़ोतरी की ही संभावना है। कंपनी के पेटकेम सेक्टर की एबिट 2% बढ़ने का अनुमान है। यहाँ हम आपको एक जरूरी डिस्क्लेमर दे देते हैं। जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। साथ ही एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल के नतीजों पर आज पूरे बाजार की नजर रहेगी। तीसरी तिमाही में कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ 6 से 8% के बीच रहने की संभावना है। प्राइस ग्रोथ भी 3 से 4% के बीच रहने की उम्मीद है। कंपनी की मार्जिन 19.6% से बढ़कर 22% के आसपास रह सकती है। मुनाफे में भी 9.5% का उछाल देखने को मिल सकता है, जबकि आय 11.5% बढ़ने की उम्मीद है। आज नतीजे आने से पहले स्टॉक हल्की कमजोरी लेकर बंद हुआ है। माइंडट्री के नतीजे बाजार को पसंद आए हैं और यही वजह रही कि आज इस स्टॉक ने एक समय अच्छा खासा उछाल दिखाया और 3.25% ऊपर बंद हुआ है। माइंडट्री पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की शेयर पर 1,000 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है, तो वहीं एसबीआई कैपिटल ने भी खरीदारी के लिए 1,060 रुपए का लक्ष्य रखा है। सीएनबीसी आवाज आपको हर खबर सबसे पहले बताता है। जी हां, आज खबर आई है कि रेमंड के थाने में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र रेरा से मंजूरी मिल गई है। रेमंड के कलर प्लस रियल्टी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है। हमने आपको तकरीबन महीने भर पहले ही बता दिया था कि रेमंड थाने में 20 एकड़ जमीन पर खुद मकान बनाएगी। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीएमडी गौतम सिंघानिया ने कहा था कि कंपनी का पूरा फोकस सिर्फ शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाना है। तो जैसे जैसे 20 एकड़ हमने डेवलप करने का इंटेंशन अनाउंस किया है, वो होएगा। तो ये आप खुद डेवलप करने वाले हैं किसी के साथ मिलकर, या वो मॉडल है कि हमने अनाउंस किया है कि हम खुद डेवलप कर रहे हैं? खुद डेवलप आप उसको करने वाले हैं और आपको लगता है कि ये एक कारोबार जो है इसमें खूब पोटेंशियल है? देखिए, जो हम डेवलप कर रहे हैं जी, हम लोग ने सब ऑप्शन देख लिए। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कंपनी। ओके, एंड दिस विल मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू। कोटक महिंद्रा बैंक और रिजर्व बैंक के बीच प्रमोटर शेयर होल्डिंग को लेकर चल रहे विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई 12 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आरबीआई ने जवाब के लिए समय मांगा है। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक बैंक में प्रमोटर उदय कोटक को अपनी हिस्सेदारी 31 दिसंबर 2018 तक घटाकर 20% करनी थी। प्रमोटर ने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जारी कर बैंक में हिस्सेदारी घटाई थी, जिस पर रिजर्व बैंक ने आपत्ति जताई थी।
रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास ने आज उद्योग संगठनों से मुलाकात की। इस बैठक में फिक्की ने रेपो रेट और सीआरआर में आधे % कटौती की मांग रखी। उद्योग संगठनों ने इसके अलावा लिक्विडिटी की समस्या भी बताई है। इस पर गवर्नर ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस की चर्चा की और कहा कि ये उपाय अभी जारी रहेंगे। जेट एयरवेज की कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग पर एसबीआई लंबी अवधि के समाधान पर विचार कर रही है। एसबीआई ने कहा है कि एयरलाइन के कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पर काम जारी है। बैंक लंबी अवधि के समाधान पर फोकस कर रहा है। वहीं नरेश गोयल ने भी कहा है कि वे कुछ शर्तों के साथ एयरलाइन में 700 करोड़ रुपए के निवेश के लिए तैयार हैं। नास्टेक का तीसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा 25 करोड़ रुपए से बढ़कर 27 करोड़ रुपए रहा है, तो कंसोलिडेटेड आय 257 करोड़ रुपए से बढ़कर 265 करोड़ रुपए रही है। तीसरी तिमाही में मार्जिन में हल्का सुधार देखने को मिला। तिमाही दर तिमाही कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ तकरीबन 1.5% रही है। आईटी दिग्गज विप्रो के नतीजों पर कल बाजार की नजर रहेगी। कंपनी की डॉलर आय तकरीबन 1.5% बढ़ने का अनुमान है। वहीं बीएफएसआई कारोबार में तेजी के चलते रुपए में आय 2% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। एबिटा मार्जिन में भी 0.9% का उछाल का सुधार देखने को मिल सकता है। एसबीआई लाइफ के भी नतीजे अच्छे ही रहे हैं अनुमान से। कंपनी के न्यू बिजनेस प्रीमियम का अनुमान है। आपको बता दें कि कंपनी के न्यू बिजनेस प्रीमियम में 12% की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं दिसंबर में फर्स्ट ईयर प्रीमियम में 36% ग्रोथ की संभावना है। कजारिया सेरेमिक्स के नतीजों पर अनुमान क्या कहते हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कंपनी की आय में 12% का उछाल देखने को मिल सकता है, तो वहीं मुनाफा 10% की बढ़त के साथ 58 करोड़ रहने का अनुमान है। इसी बीच आपको बता दें कि HUL के नंबर्स का इंतजार था और वो आ गए हैं। तीसरी तिमाही के नंबर्स, मुनाफा 1444 करोड़ यहां पर देखने को मिल रहा है, जो एक्सपेक्टेड था उससे कम। तो ये पहला फिगर 1452 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी मुनाफे के फ्रंट पर, वो फिगर दिखेगा। उसके सामने 1444 करोड़ का वो फिगर आपकी स्क्रीन पर आया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, काफी सारे नंबर्स हैं जिन पर नजर रहेगी। एंड प्लस वर्टिकल दर वर्टिकल कैसे वहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। बट फिलहाल जो मुनाफे का फिगर है वो आपकी स्क्रीन पर, तो वो एक्सपेक्टेशन से कुछ हल्की कमजोरी दिखा रहा है। तकरीबन 7-8 करोड़ का डिप डाउन वहां पर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ, अच्छा यहाँ पे नंबर्स बेहतरीन रहे हैं। 6 से 8% की वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, उसके सामने 10% का वो नंबर निकल कर आया है। तो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर इंपॉर्टेंट और वो नंबर आपकी स्क्रीन पर। चलिए ये जो इनिशियल नंबर्स आए हैं उस पर रिएक्शन लेते हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। दो फिगर्स, मुनाफा 1444 करोड़ और वॉल्यूम ग्रोथ 10%। आय का भी फिगर आया 9558 करोड़ का। सर जरा बताइए कैसे दिख रहे हैं नंबर्स? बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। नेहा जी, उम्मीद पर खरे उतरे हैं और जैसे आप जिक्र कर रहे थे, पिछले 2 तिमाही से डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा था वॉल्यूम में। उसकी थोड़ी बहुत गुंजाइश नीचे के तरफ थी, 6 से 8% के बीच में होने का अनुमान हमारा भी था, लेकिन 10% पे ये जो ग्रोथ आया ये काफी काबिले तारीफ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी भी आंकड़े जब उभर करके आएंगे तो कोई बड़ी निराशा हाथ नहीं लगेगी। खाली एक ही है, पैक्ट में कोई अदर इनकम या वन टाइम गेम ना हो, तो ये मेरे ख्याल से और सहूलियत करेगा, क्योंकि अगर वो होता है तो उसको निकाल करके बात करके हमें आंकड़े को देखना चाहिए। ओके, ये जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं, पर्सनल केयर, फूड्स, रिफ्रेशमेंट्स, इन सब से आपकी किस तरह की उम्मीदें हैं? और प्लस यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपने ऑफ कोर्स कहा कि और जो डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आएंगे उसमें हम नजर डालेंगे, लेकिन आप एग्जैक्टली यहाँ पर और क्या डिटेल देखना चाह रहे हैं? अभी जैसे एबिटा का फिगर मेरी स्क्रीन पर है, 2046 करोड़ का फिगर है। एक्सपेक्टेशन से थोड़े से बेहतर नंबर्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो अब तक एक मुनाफे का फिगर है जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा डगमगाता दिखा, लेकिन बाकी सारे नंबर्स तो बेहतरीन ही दिख रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि हेल्थ केयर, शैम्पू, सोप्स, डिटर्जेंट वगैरह में भी ग्रोथ बहुत बेहतरीन आनी चाहिए ऊपर की तरफ। और कमूमन इनके पास जो अधिग्रहण किया था आयुष का, उसके तरफ से मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणी आती है कि ये आयुर्वेदा और हर्बल में और कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं टू काउंटर पतंजलि या फिर लाइक्स ऑफ डाबर एक्सेट्रा। तो ये और सहूलियत हो जाएगी। और एक बात है, एड एक्सपेंसेस और प्रोमोज में क्या आंकड़ा आता है, क्या पिछले तिमाही से
सीमित रहा है या कोई ऊपर की तरफ गया है बिकॉज ऑफ न्यू लॉन्चेस, ये भी देखना थोड़ा बहुत जरूरी है। ओके, सो हैविंग सेड सो, अभी जितने फिगर्स स्क्रीन पर आ रहे हैं जो इनके फेवर में ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑफ कोर्स वो मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी तब फाइन लाइंस देखे जाएंगे, लेकिन हैविंग सेड सो, क्या अब उम्मीद निवेशक और कारोबारी करे कल के लिए क्या सलाह होगी? तो पहले तो डिस्क्लोजर देना चाहेंगे, काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है एचयूएल पर, और नेहा जी साल 1.5 साल पहले अगर आप एचयूएल का भाव देखें तो करीबन 1000 या 1200 के आसपास था, उस स्तर से 1800 के ऊपर गए। तो 1.5 साल भी बहुत बढ़िया रिटर्न खड़ा करके दिया, और हमारा लक्ष्य करीबन 2150 से लेकर के 2200 का है ऊपर की तरफ। आंकड़े अभी आए हैं, इनको तोड़ के टारगेट्स को यानी कि लक्ष्यांक को रिवाइज करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। डेफिनेटली वो नंबर्स और डिटेल में मार्केट देखना चाहेगा, लेकिन निवेशकों के लिए तो बेहतरीन खबर है। ऑलरेडी जबरदस्त परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में रहा है और आगे भी गौरांग शाह मानते हैं 2150-2200 वाले लेवल्स कहीं नहीं जा रहे। वो क्लियरली निवेशकों को ये स्टॉक फायदा दिलाने वाला है। तो वो इनिशियल नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, डिटेल्स जब होंगी उसकी पूरी कमेंट्री हम लेकर आएंगे और कल सुबह ही इस पर चर्चा होगी और आपको बताया जाएगा कि ट्रेडर्स के लिए कहां पर मौके हैं।